गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। तो हमारी इंडियन मिलिट्री ने अब डिसाइड किया है कि जो हमारा कन्वेंशनल जो रेडियो है, जो हमारा जिसको हम कहते हैं कि CNR, उसको हम रिप्लेस करके जो है अब जो है उसको हम SDR से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं रेडियो होता क्या है। ठीक है, तो रेडियो ऐसी कोई भी डिवाइस है जो कि वायरलेसली ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है सिग्नल्स को, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके। हमारी स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरह के होते हैं ना वेवलेंथ्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अलग अलग तरह की होती है। तो उसमें जो रेडियो की वेव्स हैं उसको यूज़ करके जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है उसको हम कहते हैं रेडियो। ठीक है, तो वो डिवाइस जो है उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। वो ये डिवाइस होता है जो रेडियो डिवाइस, जो रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस, ये हमारे सेल फोन्स में भी हो सकता है, कंप्यूटर्स में भी हो सकता है, कार डोर ओपनर्स में, व्हीकल्स या टेलीविजन्स, किसी में भी हो सकता है ये डिवाइस। ठीक है, तो SDR क्या है? ठीक है, अब पहले तो हमारा जो कन्वेंशनल रेडियो है, जो हमारा, जो आपको पता होगा, आप अपने घर का एग्जांपल लो। जो आपके घर में पहले रेडियो होते थे उनको हम क्या कहते थे? नॉर्मल रेडियो, जो हमारे ट्रेडिशनल रेडियो होते थे उसमें आप सेट करते थे आप अपने आप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ लो आपको 92.7 का सुनना है रेडियो, तो उसको आप मैनुअली हाथ से आप उसको घुमा के 92 के आसपास लेके जाते थे, फिर आप सुनते थे उसको। तो ये एक तरह से ट्रेडिशनल रेडियो था हमारा। ठीक है, तो सिमिलर सी टेक्नोलॉजी जो है हमारी आर्मी भी अभी यूज़ करती है, जिसको वो कहते हैं CNR, मतलब कॉम्बैट नेट रेडियो। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो फिजिकली जो है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके उसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन करते हैं। अब उससे उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि फिजिकल है एक तो सारा वो प्रॉब्लम, सारा उसके अंदर सिस्टम। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें सिर्फ वॉइस डेटा ही जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। उसमें जो इंटरनेट डेटा है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता उसका यूज़ करके। ठीक है, लेकिन अब जो है वो टाइम बदल गया है। अब इंटरनेट डेटा की बहुत ज़रूरत है कम्युनिकेशन में, फाइल्स भेजनी ज़रूरत पड़ती है मिलिट्री को बहुत ज़्यादा जो है। अब जो है वॉरफेयर जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो मिलिट्री को सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है वो जो है वो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अब SDR होता क्या है? SDR वही सेम सिस्टम जो ट्रेडिशनल हमारा सिस्टम है, जो जिसको हम कॉम्बैट नेट रेडियो कहते हैं आर्मी के लिए, उसी का ही एक सॉफ्टवेयर वाला वर्जन है। ठीक है, मतलब आपका, अब आप समझ लो जैसे इंटरनेट रेडियो आपका, वो भी यही है ना कि आपने एक ऐप डाउनलोड करी और उसमें आपने फ्रीक्वेंसी भर दी, जैसे 92.7 आपको भरना, तो उसमें आपने मैनुअली भर देते हो, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो है आप उसमें रेडियो सुन सकते हो। ठीक है, तो सिमिलर सा ही ये प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है ट्रेडिशनली आप हार्डवेयर, पहले आप 92.7 आप हाथ से सेट करते थे, फिजिकली सेट करते थे, इसमें आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो है वो सेट करते हो। इसके अंदर भी यही चीज़ है कि जो भी चीज़ पहले हार्डवेयर का फिजिकल तरीके से करनी पड़ती थी उसको जो है सॉफ्टवेयर ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो उसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हो गए देखो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, रेडियो चल नहीं रहा है वो, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट दी है बस, और जो है उसको हमने बग्स को फिक्स कर दिया, एज़ कम्पेयर टू एक फिजिकल रेडियो जिसमें अगर वो ख़राब हो गया है, उसका फिजिकल जो डिवाइस ख़राब हो गया, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो चुका है, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। SDR जो है वो एक उसके अंदर ये भी है कि उसमें आप डेटा को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, इंटरनेट का भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई फ़ाइल भेजनी है कोई कम्युनिकेशन के लिए, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये किया ही इसीलिए जा रहा है ताकि जो है पहले सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसमिट हो पाता था, डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाता था। लेकिन जो हमारा ये इंडिजिनसली डेवलप, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि ये जो सिस्टम बनेगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो सिस्टम बनेगा, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया ने ही इसको बनाया है खुद। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एनहेंस्ड डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी है इसमें, वॉइस क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और डेटा ट्रांसमिशन की एक्यूरेसी भी जो है वो बहुत अच्छी है इसके अंदर। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इसके? बेनिफिट्स इसके ये हैं कि ये न्यू प्रोडक्ट्स को मोर क्विकली इंट्रोड्यूस करेगा मार्केट में। ठीक है, जो जितने ज़्यादा अब सॉफ्टवेयर है जो, उसके उसके लिए आपको खर्चा कम लगता है सॉफ्टवेयर को ही सिस्टम बनाने के लिए, तो उससे क्या है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में आ सकते हैं। डेवलपमेंट की कॉस्ट क्योंकि कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बग फिक्सेस करने का जो है वो है आराम से, आपको कि आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर का अपडेट दिया तो उससे जितने भी बग फिक्सेस हैं वो सारे हो जाते हैं। ठीक है, न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हो, कैपेबिलिटीज़ ऐड कर सकते हो। ट्रेडिशनल रेडियो में तो क्या होता है कि अगर आपने एक बार बना दिया, उसको आप जो है इम्प्रूव करना हो तो आपको पूरा का पूरा जो है फिजिकल डिवाइस को ही चेंज करना पड़ेगा, एज़ कम्पेयर टू दिस सॉफ्टवेयर जो है रेडियो। इसमें आप सिर्फ एक तरह से अपडेट दोगे, आप कभी भी कोई न्यू फीचर डाल सकते हो, कैपेबिलिटीज़ को इसके एनहांस कर सकते हो। ठीक है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी कम हो जाते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल मार्केट्स को कैटर कर सकता है। अभी इसकी आप रेंज भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा होगी सॉफ्टवेयर रेडियो की। अब जो है
कि इसकी कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स करके, ठीक है। इसकी अपग्रेड कर सकते हैं इसकी कैपेबिलिटी को, और इससे जो है इवन चलो इसमें आर्मी के कंटेक्स में तो नहीं, बट अगर इसको हम कमर्शियल उस कंटेक्स में देखें तो इससे हम रेवेन्यू जनरेटिंग फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट्स या वो, अगर समझ लो आप अपना इंटरनेट रेडियो देखो जो आपके मोबाइल में होगा इंटरनेट रेडियो, उसमें आप जो है कितने फीचर्स डाल सकते हो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अ ट्रेडिशनल रेडियो। फिर इससे क्या होता है कि जो हमारे एंड यूज़र्स हैं उनको वायरलेस कम्युनिकेशन का जो है एक तरह से यूबिक्विटस एक मॉडल मिल गया है, जो कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रिजेज इन असम। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है उसको ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास जो है ब्रिजेज, दो ब्रिजेज हैं, उनको इनॉग्रेट किया है अभी रिसेंटली। एक तो 2 लेन मेजर ब्रिज है जो कि 6.8 किलोमीटर का है। साउथ बैंक जो है वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा के, उस पर इसको इनाग्रेट किया है, जो कि मजूली आइलैंड बहुत फेमस है आपको पता है आसाम में, उसको जोरहत के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है, NH 715 के पे, ठीक है। अब इससे कनेक्टिविटी मिलेगी मजूली आइलैंड्स को, जो पहले की सिर्फ फेरी सर्विसेज वगैरह थी उसी से ही हम जा पाते थे, लेकिन अब इससे मजूली आइलैंड को जो है कनेक्टिविटी मिल जाएगी मेन स्ट्रीम असम के साथ, और जो है जोरहत के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको नॉर्थ लखीमपुर के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है नॉर्थ असम में, उसके साथ भी जो है कनेक्टिविटी मिल जाएगी मजूली आइलैंड को, तो वहाँ पर जो है हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कर पाएंगे मजूली आइलैंड की, ठीक है। अगर वहाँ पर समझ लो मजूली आइलैंड जो है, क्योंकि वो आपको पता है ब्रह्मपुत्रा का एक आइलैंड है, एक रिवरिन आइलैंड है ये मजूली आइलैंड, तो अगर वहाँ पर कभी फ्लड आ जाती है तो हमको उनको इवैक्यूएशन करना, वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करने में भी हेल्प होगा इस ब्रिज के ही थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो ब्रिज है वो है 4 लेन धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज, ठीक है। ये भी ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर बना है और ये स्टेट ऑफ असम और मेघालय को कनेक्ट कर रहा है, NH 127B, और ये 19 किलोमीटर का एक ब्रिज है। इसको फरवरी 2019 में अप्रूव किया था, ठीक है। ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रहा है धुबरी जो कि असम में है और फुलबाड़ी जो कि मेघालय में, उनके बीच में ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रहा है। 205 किलोमीटर का जो पहले डिस्टेंस था उसको अब ये सिर्फ 19 किलोमीटर का कर देगा, ठीक है। और ट्रैवल टाइम जो पहले 6 घंटे लगते थे अब वो सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, तो सोच लो कितना अच्छी कनेक्टिविटी देने के लिए ये ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने बहुत ही क्विकली जो है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जो है उसको रियलाइज़ किया, उसकी कैपेबिलिटीज़ को, और आफ्टर US की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनके बाद इंडिया ने ही बहुत इंडिया एक जो सेकंड कंट्री बना है जो कि जल्दी से जो है हाइड्रोजन की एज अ फ्यूल की तरफ मूव करने के लिए तैयार हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन जो कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का, तो उसको हम अगर हम उससे के थ्रू हम फ्यूल जो है सेल टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर लेते हैं, तो हमारे लिए एक तरह से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जो हमारा एक कदम बहुत एक कारगर होगा, ठीक है। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली बजट में अनाउंस किया ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन को एक एनर्जी सोर्स की तरह हम यूज़ करेंगे, और ग्रीन हाइड्रोजन स्पेसिफिकली, ठीक है। अब देखते हैं आगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है, सारा देखेंगे अभी आगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी रिन्यूएबल जो कैपेसिटी है हमारी हाइड्रोजन इकोनॉमी पर जो है गवर्नमेंट जो है वो मूव करना चाहती है, ठीक है, ताकि हमारा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। अब एक्सपीरियंस कर रहा है इंडिया में, दिल्ली जो है सबसे पहली सिटी बनी है इंडियन सिटी जो कि हाइड्रोजन स्पाइक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को यूज़ कर रही है। अक्टूबर 2020 में उन्होंने अनाउंस किया था इसको, प्रोजेक्ट को। फिर 18% हाइड्रोजन CNG के अंदर जो है वो मिलाई जाती है, और जो है कन्वेंशनल ब्लेंडिंग की तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हम नेचुरल गैस में हम जो है 18% हाइड्रोजन का हम मिक्स करते हैं और उसके थ्रू हम HCNG को बनाते हैं। फिर पावर कंपनी जो है बहुत बड़ी NTPC, आपने नाम सुना है, ठीक है, वो 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस चला रही है, इलेक्ट्रिक बसेस, और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कार्स चला रही है लेह में और दिल्ली में। ऐसे ही बहुत सारे और भी हैं। इंडियन ऑयल कंपनी ने भी प्लान किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी प्लान किया है कि वो हाइड्रोजन फ्यूल बसेस जो है वो चलाएंगी फरीदाबाद के आसपास अपने इन हाउस जो है नीड्स के लिए, ठीक है। फिर ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा है कि वो इसको जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स को जो है वो अपने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर भी इसको जो है इंक्लूड करने वाले हैं। अब हाइड्रोजन का यूज़ क्या है, क्यों हाइड्रोजन को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल, उसके टाइप्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो 1937 में जर्मन पैसेंजर एयरशिप थी एक, अब एयरशिप थी, ठीक है,
LZ-129 हिंडरबर्ग, ठीक है, उसने सबसे पहले हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ किया था, बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट सक्सेसफुल और वो ब्लास्ट हो गया था। लेकिन 1960s में जो हमारा नासा का अपोलो मिशंस थे, उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का यूज़ करके जो है वो मिशन को मून पे भेजा था, ठीक है, एंड इट वाज अ सक्सेसफुल मिशन। फिर जब ऑयल प्राइस शॉक्स हुए 1970s के, ठीक है, जब उसमें क्या हुआ था आपको पता ही है कि जो है इसराइल के साथ जब वॉर हुई थी अरब कंट्रीज़ की, तो उन्होंने जो है वो आर्टिफिशियल एक तरह से सप्लाई कट किया था, और उसके बाद जो है फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर। उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए थे एक तरह से कि वो उनको ऑयल नहीं देंगी, तो उससे ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो तब ये सोचा गया था हाइड्रोजन आई मीन वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा कि हम हाइड्रोजन जो है उसको हम यूज़ करना शुरू करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करके, ठीक है। बट तब वो जो है एक क्राइसिस अवर्ट हो गया था, तो जो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब जो है इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन के में को फ्यूल में यूज़ की तरह यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, कि हाइड्रोजन जो है वो अकेला नहीं मिलता हमको किसी ना किसी जो है एलिमेंट के साथ अटैच मिलता है, मतलब एक तरह से कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, जैसे कि वाटर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि H2 आपको हाइड्रोजन आपको सिंगुलर फॉर्म में मिले, आपको वो वाटर के फॉर्म में मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है। तो जो उसका एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है कंपाउंड से, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये एक इसकी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन जो हम फॉसिल फ्यूल्स से अगर हम प्रोड्यूस करें, मतलब फॉसिल फ्यूल्स में से हम हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करें, तो उसको हम कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। फिर अगर जो कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पर प्रेवलेंट है, अगर हमको कमर्शियल यूज़ करना है हाइड्रोजन फ्यूल का, तो हमको फॉसिल फ्यूल से ही ड्राइव करनी पड़ रही है, उसको हम कह रहे हैं ग्रे हाइड्रोजन। अगर हम फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन जो है वो डिराइव करें और उसके उसी प्रोसीजर के बीच में हम कार्बन को भी कैप्चर कर लें, ताकि जो है इन्वायरमेंट को ना नुकसान हो। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से हम सिर्फ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, लेकिन उससे कार्बन जो है वो एमिट हो रहा है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। लेकिन जो सेकंड वाला फॉर्मेट है, उसमें हम फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन तो निकाल रहे हैं, लेकिन हम कार्बन को भी ना एमिट नहीं होने दे रहे, हम उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, और हम स्टोर करके रख रहे हैं। तो उस प्रोसीजर को, जो कि कंपैरेटिवली एनवायरमेंट फ्रेंडली है ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ तो हो ही रहा है ना, तो ये हम इसको हम प्रॉपरली रीन्यूएबल नहीं कह सकते, लेकिन कार्बन को हम एमिट नहीं होने दे रहे, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन जो हम डायरेक्टली जो है प्रॉपरली हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से अगर हम हाइड्रोजन को जो है वो डिराइव करें, एक्सट्रैक्ट करें, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्रीन, उससे जो फिर जो हाइड्रोजन निकलेगी उसको हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। और गवर्नमेंट का जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है वो इसी के ऊपर फोकस करना चाहता है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को का ही यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल हम जो है वो फ्यूल कर सकें, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके, और फिर वाटर को हम अब कौन से किस जो है ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वाटर को ही जो है हम इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे, उसमें से ऑक्सीजन अलग कर देंगे और हाइड्रोजन अलग कर देंगे। तो ये वाटर क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स होते हैं वो उसको भी हम रिन्यूएबल मानते हैं ना, तो जो ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है, इसमें हम वाटर को तोड़ के हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं, तो इसमें से जो हाइड्रोजन डिराइव हो रही है उसी का हम जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसलिए अब देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है ग्रीन हाइड्रोजन का। एक तो क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है इसका, ठीक है, क्योंकि ये रिन्यूएबल है तो एक क्लीन बर्निंग है, इसमें से कोई जो एमिट नहीं हो रहा है कार्बन, या फिर हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और जो रीन्यूएबल एनर्जी जो हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि जो सोलर एनर्जी है हमारी, ठीक है, जिससे अगर हम, या हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जिससे जो कि एनर्जी प्रोड्यूस हो ही जा रही है, उसको हम जब तक तो यूज़ हो रहा है तब तक तो ठीक है, अगर जब उसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तब तक तो वेस्ट जा रही है, वो तो प्रोड्यूस होती जा रही है, ठीक है। जिसका हम उस टाइम पर जिसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम पर हम हाइड्रोजन उसमें से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्या कह रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड और यूज्ड बाय द ग्रिड कैन बी चैनल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। जो एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, या फिर ग्रिड जो यूज़ नहीं कर रहा है, उसको हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब हाइड्रोजन व्हीकल्स हम खासकर कहाँ पर लाना चाहते हैं, जो लॉन्ग हॉल ट्रकिंग या फिर जो शिपिंग और एयर ट्रैवल जैसे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वाले जो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारे सेक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें हम जो हाइड्रोजन व्हीकल्स को लाना चाहते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, हाउ हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्क्स। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि हाइड्रोजन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, वो सिर्फ एक एनर्जी कैरियर है। मतलब हाइड्रोजन जो है उसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी या कुछ वो जो एनर्जी नहीं मिलेगी, वो एनर्जी को बस कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके जाएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज नॉट एन अ सोर्स ऑफ एनर्जी बट एन एनर्जी कैरियर ओनली, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा हाइड्रोजन फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है किस किस चीज़ का यूज़ करके, फ्यूल सेल स्टैक एक डिवाइस होता है, उसको हम कहते हैं फ्यूल सेल स्टैक, उसका यूज़ करके हाइड्रोजन के फ्यूल को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी हमको हम एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि फ्यूल सेल बेस्ड जो व्हीकल्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते हैं, जिससे जो है वो हम जो है व्हीकल्स को चलाते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल को पावर कर रही है, तो इसलिए हम इस पूरे जो प्रोसेस को भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल मानते हैं। क्योंकि देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही तो वो मोटर चल रही है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चल रही है तो वो एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। तो उसमें क्योंकि फ्यूल तो और कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसको हम इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ही मानते हैं। अब प्रोसेस होता क्या है कि हाइड्रोजन जो एक प्रेशराइज टैंक में से डिराइव की जाती है, और उसको हम एक कैटलिस्ट के साथ, जो कि कैटलिस्ट किससे बना होता है, प्लैटिनम से बनाया हुआ होता है कैटलिस्ट। जब वो जो हाइड्रोजन जो है वो इस कैटलिस्ट से टकराती है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब वो अलग अलग होंगे, टूटेंगे, तो उससे ना एक इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है। वही इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर को चार्ज करेगा, और उसी के थ्रू जो है व्हीकल जो है वो आगे मूव होएगा। तो उसमें क्या होता है, बस इसके अंदर एक यही है कि जो ये क्यों इतना ज़्यादा रिन्यूएबल हमारा इसमें जो एमिशन भी हो रही है, वो एमिशन भी क्या हो रही है, सिर्फ वाटर वेपर बन रहा है उससे, ठीक है। सिर्फ क्योंकि क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो ऑक्सीजन हमारी जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो दोनों मिलके जो है वो वाटर वेपर बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, नियर ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट है, और जो है 2 से 3 टाइम्स जो है वो एफिशिएंटली बर्न होती है। जो हाइड्रोजन फ्यूल है जो है वो ज़्यादा अच्छा बर्न होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। अब ये डिफरेंट कैसे है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल से, जो ये बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारे, आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है हमारे, जो जिसमें जो बैटरी पावर्ड है, जिसको हम चार्ज करके यूज़ करते हैं, जो बहुत फेमस है आजकल, उससे ये हाइड्रोजन जो ये वाले जो हमारा फ्यूल सेल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली टेक्नोलॉजी, वो कैसे डिफरेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू जो हमारा बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसमें तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करके उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम जो रिफ्यूलिंग का जो प्रोसीजर है, वो सिर्फ 3 से 4 या 5 मिनट तक का मैक्सिमम होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको तो आपको चार्ज करना पड़ता है, उसमें पूरा टाइम लगता है, 30 से 45 मिनट बेसिकली लगते ही हैं इतने तो, ठीक है। और इसमें चैलेंजेस क्या हैं, अब ये देखते हैं। अब क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो जो हमारी ग्लोबली जो है वो अभी सिर्फ 25,000 हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स जो है वो रोड पर हैं, एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनकी अभी संख्या जो है वो 8 मिलियन तक पहुंच चुकी है अराउंड द ग्लोब, ठीक है। और फ्यूलिंग स्टेशंस भी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक जो है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स का, ठीक है। सेफ्टी का भी कंसर्न है, ठीक है, क्योंकि एक तरह से इसको स्टोर करके रखना है, इसको क्रायोजेनिक टैंक में रखना पड़ता है, टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना पड़ता है। तो देर इज़ अ कंसर्न है कि जो हाइड्रोजन, एक तो पता है आपको एक्सप्लोजिव भी हो सकती है, तो देर इज़ अ कंसर्न ऑफ सेफ्टी इन दिस एंटायर प्रोसीजर। इसको स्केल करके इस टेक्नोलॉजी को बहुत बड़े स्केल पर लेके आना और उसका जो है एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है अभी तक। तो ये अभी तरह इसको हम कमर्शियल जो है एक तरह से हम कमर्शियल लेवल पर अभी लाने में हम अभी असमर्थ है, ठीक है। तो इसको हमारे को अभी टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, बट दिस इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडिंग ऑफ WHO। तो हमारे US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उन्होंने बोला है कि US वुड पे
$200 million to WHO by the end of February 2021. अब वर्ल्ड, आपको पता है ना कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने पुल आउट कर लिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए उन्होंने उसको दोबारा ज्वाइन कर लिया। हमने पढ़ा ही था ये अभी प्रीलिम्स बूस्टर में कुछ दिन पहले। तो अब जो है, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा है कि हम जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो हम देने वाले हैं इस मंथ के एंड तक। तो अब हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। 1948 में इसको फाउंड किया गया था। जनीवा में है ये, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर। इसका मिशन है प्रमोटिंग हेल्थ, कीप द वर्ल्ड सेफ एंड सर्व द वल्नरेबल। ठीक है, वैक्सीनेशन कैंपेन्स, हेल्थ इमरजेंसीज और कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है प्राइमरी केयर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसकी फ़ीस कैसे डिसाइड होती है? मेंबर्स की फ़ीस डिसाइड होती है उन कंट्री की वेल्थ के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, और दूसरा होता है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, दो तरह की इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस की जाती हैं। फंडिंग WHO की कैसे होती है? दो तरह से होती है। एक होती है असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, दूसरी होती है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन समझ लो मेंबरशिप फीस है। ठीक है, कि अगर आपको इसका पार्ट बने रहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हर साल देनी ही पड़ेगी। तो वो हमारी असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है कि आप इससे ऊपर हमको आप कितना देना चाहते हो। ठीक है, तो मेंबर स्टेट्स जो हैं वो वॉलंटरीली भी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि जब WHO है वो अच्छी तरह से फंक्शन कर पाए। तो US इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। अब ऑफ कोर्स दोबारा इन्होंने ज्वाइन कर लिया तो दोबारा ही ये जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन जाएगा। ठीक है, और जो प्राइवेट में जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करती है वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, अब हाउ मच डज द US गिव WHO? सब कितना जो है US जो है वो कंट्रीब्यूट करता है WHO में? तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो हमको पता ही है। ठीक है, $957 मिलियन जो है असेसमेंट कंट्रीब्यूशन दिया था US ने, और $4.9 बिलियन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दिया था। देख लो कितनी बड़ी अमाउंट दिया है US ने पिछले 2 साल में एक तरह से। ठीक है, अब जो है US एज पर नेशनल पब्लिक रेडियो रिपोर्ट, US जो है वो 20% ऑफ WHO का बजट जो है सिर्फ US ही देता है। ये हमारी कौन सी साल की फिगर है? 2018 और 19 के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक US ने 20% ऑफ WHO का बजट जो है वो कंट्रीब्यूट किया था। तो US जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ WHO है। तो ये अब दोबारा एक तरह से जब ज्वाइन किए तो ये इन्होंने अब दोबारा इसमें फंडिंग देने की बात कर रहे हैं। तो इट विल रिमेन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ WHO इन द टाइम्स टू कम। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। आप इस पे MCQs कर लेना। और आज आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारी वीकली जो करंट अफेयर्स है वो उसकी भी PDF मिल जाएगी, ये वाली PDF भी मिल जाएगी। सो प्लीज़ डाउनलोड इट एंड रीड इट फॉर योर ओन बेनिफिट्स। एग्ज़ाम भी आने वाला है, सो कीप रिवाइजिंग इट। We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.